Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that all of you are well and good. Welcome to my YouTube channel, Step Up with Sibgatullah, with another lecture on projectile motion. मेरे बच्चे हमने कल प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टार्टिंग ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला आपकी साइड से। ऐसे ही पढ़ते रहें, अच्छी बात लगती है। लाजमी नहीं सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल से, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। तो खैर हम दोबारा अपने क्लास के अंदर आ चुके हैं और आज हमारा है सेकंड लेक्चर। और वो किसके ऊपर है मेरे बच्चे? हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लें। जितनी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आपने नोट करना है आपके नोटबुक के ऊपर। और बड़ा मज़े का लेक्चर होने वाला है आज। तो चलें हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। जी मेरे बच्चे, आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ मैथमेटिकल चीज़ें डिस्कस करनी है। जो सबसे पहले मैथमेटिकल चीज़ें हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे किसी भी गिवन टाइम के ऊपर। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी वक्त पर, किसी भी वक्त पर अगर हमें प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी चाहिए, अगर हमें प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी चाहिए तो हमने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो चलें सबसे पहले हम इसके डायग्राम को डिस्कस कर लेते, उसके ऊपर हम कुछ वेलोसिटी के टर्म्स को डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे। भाई हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन टू डायमेंशन होता है, जिसमें दो एक्सिस थी। एक एक्सिस का नाम वाई एक्सिस था और दूसरे एक्सिस का नाम क्या था मेरे बच्चे? एक्स एक्सिस था। हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो प्रोजेक्टाइल ने जो पाथ कवर किया वो ये पाथ रहा। अब जब हमने पार्टिकल को थ्रो किया तो उस पार्टिकल की कोई ना कोई एक इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि जब हम यहाँ से पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो इस पार्टिकल की कोई ना कोई एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिस इनिशियल वेलोसिटी को हम वी नॉट कहेंगे। मेरे बच्चे इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए यहाँ पर। एक होगा एक्स एक्सिस के अलाउंग जिसको हमने वी नॉट एक्स कहा था, एक होगा वाई एक्सिस के अलाउंग जिसको हमने वी नॉट वाई कहा था। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी रही, जिसके दो कंपोनेंट हो गए वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई। आगे चल के यही इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में तब्दील हो जाएगी, यानी कि अगर मुझे इस लोकेशन के ऊपर वेलोसिटी चाहिए तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और वो फाइनल वेलोसिटी होगी। यहाँ पर भी दो कंपोनेंट होंगे, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है यहाँ पर मेरे बच्चे। जब भी हम इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करना चाहें, यानी कि अगर हम वी नॉट एक्स की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा cos थीटा की एंगल यूज करता है। यू आर फेमिलियर विद दिस वन, यानी कि इसकी वैल्यू होगी वी नॉट cos थीटा। और इसी तरीके के साथ अगर हमें वी नॉट वाई की वैल्यू चाहिए तो वो किसके बराबर हो जाएगी? वी नॉट साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। तो ये दो इक्वेशंस याद रखिएगा, हमने फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले मेरे बच्चे हम फाइनल वेलोसिटी की वेक्टर नोटेशन लिखेंगे, यानी कि उसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। और अगर हम उसकी वेक्टर नोटेशन लिखना चाहें किसकी? फाइनल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी की वेक्टर नोटेशन लिखेंगे जो आप वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। किस तरीके के साथ हम इसकी वेक्टर नोटेशन लिखेंगे? हम कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी जो टोटल होगी इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक फाइनल वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसके साथ यूनिट वेक्टर आई होता है, यू आर फेमिलियर। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग होगी तो उसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जे होता है। तो हमने यहाँ पर इसके वेक्टर नोटेशन का फॉर्म लिख लिया। अब मेरे बच्चे अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ढूंढने का फार्मूला क्या होता है? रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम वी एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर? स्क्वायर। उसके बाद अगर हम वी एफ वाई की वैल्यू पुट करें तो उसको भी हमने क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे ये फार्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? रेडिकल ऑफ वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वी एफ एक्स को कैसे फाइंड किया जाए और वी एफ वाई को कैसे फाइंड किया जाता है। मेरे बच्चे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल किया जाए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। अब यही फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी बनेगी और यही फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में भी बनेगी। कैसे एक्स एक्सिस और कैसे वाई एक्सिस में बनेगी? अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस की तो इसको हम वी एफ एक्स कर देते हैं। वी आई को मैंने अपनी नोटेशन में वी नॉट लिखा था तो मैं इसको वी नॉट एक्स कहूंगा और प्लस
एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस के अलोंग और उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये जो गिवन एक्सेलरेशन है ना, ये किसके अलोंग होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। भाई आपको पता है कि एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन कल मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स में बताई थी, किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। तो मेरे बच्चे ये जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो जो फाइनल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग वो बराबर हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग। क्यों इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि वेलोसिटी एक्स एक्सिस की कभी चेंज ही नहीं होती। और अभी वी नॉट एक्स की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, वी नॉट कॉस थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि वी एफ एक्स किसके बराबर है, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर है, याद रखिएगा। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी मेरे बच्चे कभी भी चेंज नहीं होती। तो जो एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वही उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी है, उसी सेम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अंदर। अब इसी तरीके के साथ हमने यहाँ पर वी एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वी एफ वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वी एफ वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय द टी। यानी कि यही सेम इक्वेशन को मैंने वाई एक्सिस के अलोंग टर्म्स में लिख लिया। तो अब ये मेरे बच्चे वी एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट वाई प्लस और ए वाई किसके बराबर है, माइनस जी मल्टीप्लाई बाय टी। तो फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग बराबर हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग प्लस इंटू माइनस माइनस जी इंटू टी। तो हम ये भी इक्वेशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई। अच्छा वी नॉट वाई किसके बराबर है मेरे बच्चे, वी नॉट साइन थीटा। तो वी नॉट वाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, वी नॉट साइन थीटा और माइनस जी इंटू टी का फैक्टर रखें सेम। अब ये दो वैल्यूज हमें मिल गई किसकी, एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी की और वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी की। तो अब अगर मैं इक्वेशन को रिलेट करना चाहूं तो कैसे रिलेट करूंगा, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, रेडिकल ऑफ फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो किसके बराबर है, वी ओ कॉस थीटा। तो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे वी ओ कॉस थीटा और उसको मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर, प्लस वी एफ वाई की जगह पर हम क्या पुट करेंगे मेरे बच्चे, वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जी इंटू टी, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये रहा एक कंप्लीट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी कि हम ऊपर वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्स एक्सिस के अलोंग थी तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, और ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो हमने इसकी वैल्यू भी निकाल दी। तो इस फार्मूला से हम मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, लेकिन अब सवाल ये है कि ये फार्मूला जब हम यूज करें तो हमें कौन सी चीजें गिवन हो। मेरे बच्चे सबसे पहले यहाँ पर आपको किसकी वेलोसिटी किसकी वैल्यू गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी की। उसके बाद आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू गिवन हो, थीटा की वैल्यू गिवन हो। उसके बाद यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू गिवन हो, टाइम की वैल्यू गिवन हो। तो अगर ये आपको तीन चीजें मिल जाती है तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके उनके स्क्वायर्स को सॉल्व करें, यू विल फाइंड इट्स आंसर, आपको उसका आंसर आराम से मिल जाएगा। अच्छा उसके बाद अगर हम एंगल या डायरेक्शन की बात करें कि भाई एंगल और डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वेक्टर नोटेशन में आपने ये पढ़ा था tan थीटा वाला फार्मूला। तो भाई एंगल के लिए हम यहाँ पर कोई एक एंगल इस्तेमाल कर लेते हैं लाइक फाई, जो किसके बराबर है, जो बराबर है tan इनवर्स, और y वाला कंपोनेंट न्यूमरेटर में आता है, x एक्सिस का डिनोमिनेटर में आता है। तो मैं इसको कहूंगा फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो मेरे बच्चे ये फार्मूला है जिसके थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल ऑफ एंगल ऑफ लॉन्चिंग, यानी कि किस एंगल से हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं वो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर हम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें एंगल चाहिए तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो काइंडली इन दो फार्मूलाज पर ध्यान में रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैंने एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल से डिस्कस करने, ज्यादा मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, तो उन चीजों के ऊपर ही हम बहस करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ये कहाँ से आते हैं, ये बजाय इस फॉर्मेशन में चले आते हैं हमारे पास। तो चलें इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर मैंने इसको इरेज करना है और फिर हम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। जी मेरे बच्चों, भाई हम आते हैं अपने सेकंड बोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर हम बहस करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। हमने लास्ट क्लास में वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया था, और इस क्लास के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे की जाए। भाई जैसे हमने फाइनल वेलोसिटी को एक्स कंपोनेंट में भी फाइंड किया था और फाइनल वेलोसिटी को वाई एक्सिस के अलोंग भी फाइंड किया था, तो इसी तरीके के साथ हम डिस्प्लेसमेंट को भी एक्स एक्सिस में मालूम करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस के अंदर भी मालूम कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना चाहेंगे
अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड किया जाए। मेरे बच्चे एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम करेंगे इस्तेमाल। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर होती है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हमने अभी बात की एक्स एक्सिस के अलोंग, तो S को मैं रिप्लेस कर दूंगा x के साथ। इनिशियल वेलोसिटी को हमने v नॉट लिया था, लेकिन यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट होगा, x वाला कंपोनेंट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ प्लस 1/2, एक्सेलरेशन भी x एक्सिस के अलोंग और मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर। सर्टेन वैल्यूज पुट करें मेरे बच्चे, x इज इक्वल टू v नॉट x वाला कंपोनेंट है, cos थीटा लेगा या sin थीटा, तो cos थीटा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v नॉट cos थीटा मल्टीप्लाई बाय द t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग होती है 0 इंटू t स्क्वायर। तो x एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट हो गया v नॉट cos थीटा मल्टीप्लाई बाय द t, लेकिन ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो आपको जो x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट मिला, उस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, और वो कौन सी इक्वेशन है मेरे बच्चे, vo cos थीटा इंटू t। अगर हम vo cos थीटा ना लिखना चाहें तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पूरे टर्म को हटाकर हम v नॉट x लिखेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा x इज इक्वल टू vo x मल्टीप्लाई बाय द t। तो x एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम या तो यहाँ से फाइंड करेंगे, या तो यहाँ से फाइंड करेंगे। फार्मूला एक ही है, कोई डिफर चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर एंगल है तो यहाँ पर एंगल इन्वॉल्व नहीं है। अगर इसको ओपन करके रखें तो खुद ब खुद एंगल इन्वॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके के साथ जैसे मैंने एक्स एक्सिस की बात की, तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है किसके अलोंग मेरे बच्चे, अलोंग वाई एक्सिस। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है जी। हम सेकंड इक्वेशन को ही इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। मैंने y एक्सिस की बात की तो s को मैं रिप्लेस करूंगा y के साथ। यहाँ पर हम लिखेंगे v नॉट y, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ मेरे बच्चे, टाइम के साथ, प्लस 1/2, और एक्सेलरेशन भी y एक्सिस के अलोंग मल्टीप्लाई बाय द t स्क्वायर। यू आर फैमिलियर मेरे बच्चे, जो a y है वो बराबर होता है किसके, माइनस g के। तो y किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा v नॉट y इंटू टी प्लस 1/2 ay किसके बराबर है, माइनस g इंटू टी स्क्वायर। तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिला, v नॉट y इंटू टी, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 gt स्क्वायर इज द आंसर। यानी कि y एक्सिस के अलावा जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो किसके बराबर हुआ, v नॉट y इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल की अभी हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने कुछ ऐसे थ्रो करना है, तो उसका y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके के साथ फाइंड किया जाता है। अच्छा, v नॉट y की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, v नॉट साइन थीटा। तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय द t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो y एक्सिस के अलावा जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिला, हम उसको इस टर्म में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस टर्म में भी लिख सकते हैं। डिफर ये चीज है कि यहाँ पर v नॉट y का फैक्टर है, लेकिन हमने यहाँ पर जब इसकी एंगल सब्स्टिट्यूट कर देनी है, व्हिच इज द एंगल ऑफ लॉन्चिंग, तो ये v नॉट साइन थीटा वाले फैक्टर में आ जाएगा। तो इक्वेशन वही है जैसे मैंने पीछे एक्स एक्सिस में समझाई थी, यहाँ पर भी यही चीज है। आप ये फार्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं, आप ये फार्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं मेरे बच्चे। तो ये दो इक्वेशंस बनी जिससे हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t पर फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर x जो है वो t में इन्वॉल्व है, जो y है वो भी किस में इन्वॉल्व है मेरे बच्चे, t में इन्वॉल्व है। ऐसी इक्वेशंस जो एक कांस्टेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है, दोज इक्वेशंस व्हिच आर डिपेंडेंट, वो इक्वेशंस जो क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी। और डिपेंडेंट किसके ऊपर होंगी, डिपेंडेंट ऑन अ कॉमन वेरिएबल, एक किसी कॉमन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वो कॉमन वेरिएबल दोनों में एक जैसा है, आर कॉल्ड। तो उन इक्वेशंस को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस। उन इक्वेशंस को क्या कहा जाता है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। यानी कि एक्स एक्सिस वाला फैक्टर जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम एक्सिस पर, और y वाला भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दोनों में टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व है ना,
तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे मेरे बच्चे, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि जो दोनों इक्वेशंस है वो किसी एक कांस्टेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब जो चेंज हो रहा है लेकिन दोनों में एक जैसा ही है। तो यहाँ पर भी टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पर भी टाइम फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर ले, हमने आगे भी बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन करना है इस लेक्चर के अंदर, तो जल्दी से इसको नोट कर ले मेरे बच्चे। जी मेरे बच्चों, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और हम डिस्कस करने वाले हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कि प्रोजेक्टाइल की जब हम हाइट फाइंड करना चाहें तो उसकी इक्वेशंस क्या हैं, और उसकी वैल्यूज क्या हैं, और सर्टेन केसेस में हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के मुतालिक मेरे बच्चे। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या कहलवाता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलवाता है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल अगर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर जाए, मैक्सिमम का मतलब है सबसे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करे ना, वर्टिकल डिस्टेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल की हाइट। तो अब अगर प्रोजेक्टाइल की हाइट को सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का डिस्टेंस का मतलब क्या है। ये देखने, ये मैंने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट, और मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, समिट पॉइंट कहा जाता है। अब ये समिट पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं हम इसको, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला आपको याद करना है एमसीक्यूज के मुताबिक। उसका फार्मूला होता है h इज इक्वल टू vo स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट। अगर हम हाइट की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम ये फार्मूला इन्वॉल्व कर लेंगे मेरे बच्चे। इसमें क्या होगा कि अगर vo साइन थीटा को साथ में स्क्वायर दिया जाए तो इसका एक एक रिलेशन और भी बन सकता है, vo साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g भी हम इसको लिख सकते हैं, या vo साइन थीटा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट था, तो यहाँ पर हम VOY होल स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 2g भी कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसके बराबर है, VOY स्क्वायर अपॉन 2g या VO स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मेरे बच्चे सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ से ये बनता है कि भाई मैक्सिमम हाइट कौन सी एंगल पर होती है। अगर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कवर करे तो मैक्सिमम हाइट की एंगल क्या बन सकती है। अब एक ट्रिक याद कीजिएगा कि किसी भी फार्मूला के अंदर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है और आपसे उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को 1 के बराबर कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसके बराबर करेंगे, 1 के बराबर करेंगे। तो अगर मैं साइन थीटा को 1 के बराबर करूं तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एंगल होगी इस पर साइन थीटा 1 के बराबर होता है, और वो कितनी एंगल होती है, 90 डिग्री। तो याद रखिएगा कि जो एंगल बनती है ना हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की, वो कितनी बनती है, 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री को एक स्पेशल कहा जाता है कि भाई ये एक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन है मेरे बच्चे, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप खड़े हो और आपने बॉडी को जो है ना वो 2 डायमेंशनल मोशन कवर नहीं करवाना, 1 डायमेंशनल मोशन कवर करवाना है। ये एक स्पेशल केस है, तो कई बुक्स के अंदर इसको कहा जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है भी नहीं। तो खैर वैसे कोई सर्टेन लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये चीज बन रही है 90 डिग्री के एंगल पर, और इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसको हम कहते हैं 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। यानी कि खड़े होकर किसी चीज को आप ऊपर की तरफ फेंके तो वो 90 डिग्री की एंगल बनाता है थ्रू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक्स एक्सिस से वो 90 की एंगल ही बनाता है। तो इसका फार्मूला अब क्या बनेगा, फार्मूला ये बनेगा h इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 90 हो जाएगी यानी कि 1 के बराबर, तो फार्मूला क्या बना, VO स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। लेकिन ये कौन सा फार्मूला है मेरे बच्चे, फॉर मैक्सिमम हाइट। अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये फार्मूला बन सकता है। अब सवाल को थोड़ा सा टेक्निकली चेंज कर सकते हैं, वो सवाल को टेक्निकली मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ एमसीक्यूज में। वो सवाल ये है कि एट व्हिच एंगल फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, नीचे में ऑप्शंस दूंगा, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल हाइट कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल हाइट कवर करेगा, हाइट कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम,
जो प्रोजेक्टाइल हाइट कवर करेगा वो मैक्सिमम होगी। अगर ऑप्शंस लिखे जाए तो ऑप्शंस ये हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 85 डिग्री। तो ये है आपका एमसीक्यू। इसको आपने सॉल्व करना है, जल्दी से पॉज करके और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। विद इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पर हमने ट्रिक ये इस्तेमाल करनी है कि मैक्सिमम हाइट की जो एंगल थी वो कितनी थी 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर तो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने सवाल ये पूछा है कि नीचे दी हुई में से कौन सी एंगल पर ज्यादा से ज्यादा हाइट कवर हो सकती है। तो आपने वो एंगल देखनी है जो 90 के करीब हो, है ना। 40 90 के इतने करीब नहीं है, 45 भी इतने करीब नहीं है, 50 भी इतने करीब नहीं है, 85 बहुत ज्यादा करीब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरे बच्चे, 85 डिग्री। यानी कि अगर इन एंगल से देखा जाए तो 85 वो एंगल है जो बाजार 90 तो नहीं है लेकिन 90 के करीब है। तब हम 85 को कहेंगे कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है। तो जितनी एंगल 90 के करीब होती जाएगी प्रोजेक्टाइल जो हाइट कवर करेगा वो बढ़ती जाएगी। तो ये काइंडली याद रखिएगा। सो व्हेन एंगल बढ़ती जाएगी ना, एंगल इंक्रीजेस, कहां तक इंक्रीज होती जाए 90 डिग्री तक, तो वहां से जो आपको क्या कहते हैं हाइट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। अच्छा उसके बाद यहाँ पर एक टेक्निकल सवाल है, अगर 0 डिग्री की एंगल हो तो हाइट क्या बनेगी मेरे बच्चे, साइन 0 प्लेस करना है, और साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, यानी हाइट कवर ही नहीं करेगा। अब 0 का मतलब ये है कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो जाएगा ही नहीं, तो आपको उसकी हाइट नहीं मिल सकती। तो ये एक डिस्कशन था किसके ऊपर, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर। अब आपने याद क्या करना है, आपने जहन में ये चीज रखनी है, ये फार्मूला जो आगे चल के हम न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से जितने जितने एमसीक्यूज आते जा रहे हैं मेरे जहन में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। तो जल्दी से इसको नोट कर ले, हम इसकी एक और प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहे हैं फिर। जी मेरे बच्चे, अच्छा मैं एक मरतबा चेक कर लूं कि स्क्रीन क्लियर है कि नहीं। ओके, दिस वन इज क्लियर टू यू। टाइम ऑफ लाइट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। टाइम ऑफ लाइट क्या है मेरे बच्चे, टाइम ऑफ लाइट की डेफिनेशन बनाई जाती है कि टाइम, ये वो टाइम है इन विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। भाई ये वो वक्त है जिसमें प्रोजेक्टाइल किस में रहता है, हवा में रहता है। प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर मेरे बच्चे, ये वो वक्त है जिसमें प्रोजेक्टाइल किस में रहता है, जिसमें प्रोजेक्टाइल रहता है हवा के अंदर। अच्छा हवा के अंदर का मतलब क्या, हवा के अंदर का मतलब ये है कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ गया, है ना, हवा में है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल को नीचे की तरफ भी आना, जब प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आया तब भी हवा में। तो टोटल टाइम की हम बात कर रहे हैं, पूरे टोटल टाइम की हम बात कर रहे हैं ना। ये देखिए मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ऊपर जा रहा है मतलब हवा में है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के बाद नीचे आ रहा है, भाई नीचे आ रहा है लेकिन फिर भी तो हवा में ही है ना। तो मैं टोटल टाइम की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है मेरे बच्चे, वो टोटल टाइम जिस पर हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च भी करें और जिस टाइम के अंदर वो प्रोजेक्टाइल लैंड भी कर रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन ये है, t is equal to 2 VO sin थीटा डिवाइडेड बाय द g। ये वो वक्त है जिसमें प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा। अच्छा एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट के मुतालिक ये इक्वेशन आपने ज्यादा फोकस ऑन करनी है मेरे बच्चे। उसके बाद एक और इसकी इक्वेशन बन सकती है जिसको हम कहते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, भाई एक ऐसा वक्त भी होता है जिसमें प्रोजेक्टाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, और उस टाइम को लेट सपोज हम स्मॉल टी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल टी के साथ। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज ऑफ स्मॉल टी, वो वक्त जिसमें ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा ना, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं स्मॉल टी, यानी कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब एयर रेजिस्टेंस तो निगलेक्टेड था, तो जितना ऊपर जाने में वक्त लगेगा उतना नीचे आने में वक्त लगेगा। यानी कि अगर मुझे ये वक्त चाहिए तो टोटल टाइम का हाफ बनेगा, जाहिर सी बात है, t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 2। हाँ भाई हाफ तो बनेगा ना। देखें जब प्रोजेक्टाइल ने पूरा मोशन कवर कर लिया तो ये दो वक्त थे। कौन से दो वक्त थे, एक वक्त था मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, दूसरा वक्त था ग्राउंड पर पहुंचने का। तो ये दो टाइम हो गए। अब दोनों टाइम को मिलाकर हमने क्या कहा था, टाइम ऑफ लाइट। लेकिन अब मुझे इसका एक आधा हिस्सा चाहिए, यानी कि एक हिस्सा चाहिए, तो उस वक्त को हमने क्या कहा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो वो मैंने इसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो t बाय 2 अगर सॉल्व किया जाए मेरे बच्चे तो t की वैल्यू क्या है, 2VO sin थीटा डिवाइडेड बाय, और ये 2 और g मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 गेट कैंसिल, तो स्मॉल t की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, VO sin थीटा डिवाइडेड बाय g।
ये वो वक्त है जिसमें प्रोजेक्टाइल कहां तक पहुंचेगा मेरे बच्चे, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट से जब नीचे आएगा तब कितना वक्त लगेगा, तब भी यही लगेगा। और अगर टोटल वक्त चाहिए तो दोनों को ऐड कर लें, तो अगेन यू गॉट द सेम वैल्यू देयर, तो फिर भी आपको सेम आंसर आने वाला है। अभी हमने हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की, तो यहाँ पर एक रिलेशन में डिस्कस करना चाहूंगा, किसके बीच में मेरे बच्चे, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज है और हम आगे चल के इस रिलेशन को प्रूफ भी करेंगे कि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का आपस में रिलेशन क्या बन सकता है। वो रिलेशन ये बनता है मेरे बच्चे, h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। याद कीजिएगा, ये h क्या है हाइट, ये t क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय 8, तो h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ये इक्वेशन याद कीजिएगा। यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हाइट की, अगर हमें क्या गिवन हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, या यहां से हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं जब आपको क्या गिवन हो मेरे बच्चे, हाइट गिवन हो। इसके एक और मतलब कंप्रेस्ड फॉर्म में जाना चाहें तो g की वैल्यू क्या होती है 10, तो मैं कह सकता हूं 10t स्क्वायर अपॉन 8, 2 की टेबल इस पर 5 टाइम्स जाएगी, इस पर 4 टाइम जाएगी, तो हाइट बराबर हो जाएगी 5 अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर। एमसीक्यूज में ये फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये फॉर्म भी पूछा जा सकता है। किप्स में ये एक एमसीक्यूज गिवन है पास पेपर के अंदर, जी टी स्क्वायर अपॉन 8, ये किसकी वैल्यू है, हाइट की। आप इसकी रीअरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या अगर 5 डिवाइडेड बाय 4 करें तो जवाब आएगा मेरे बच्चे 1.25, तो 1.25 टी स्क्वायर भी इसका फॉर्म बन सकता है। तो ये 3 फॉर्म है जो आपको ध्यान में रखने हैं रिगार्डिंग द एमसीक्यूज, h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 8, या h इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर, उसके बाद h इज इक्वल टू 1.25 टी स्क्वायर। तो ये आप इसके डिफरेंट फॉर्म ध्यान में रख सकते हैं। यहां से अगर हम टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहें t की, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 1.25, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम रेडिकल दे देंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन क्या बच जाएगी, रेडिकल h अपॉन 1.25। तो ये भी इक्वेशन आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है मेरे बच्चे। ये सर्टेन एमसीक्यूज आएंगे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनको प्रैक्टिस आउट करते जाएंगे और आगे चल के मैं आपको इसको प्रूफ भी देता जाऊंगा। तो काइंडली ये एक रिलेशन याद रखिएगा बिटवीन h एंड t। h का मतलब क्या है, हाइट, और t का मतलब क्या है मेरे बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल t की बात नहीं की, मैंने कैपिटल T की बात की है। तो ये हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन है आपस में, और ये इस तरीके के साथ रिलेशन होगा, मतलब ये ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हमने अभी तक हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी के अंदर नहीं आए, हम ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं। तो ऑब्लिक के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमने हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को देखना हो। तो काइंडली जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर। जी मेरे बच्चे, हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम सिर्फ इसके फार्मूला के अंदर आ जाएंगे। मेरे बच्चे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस तय करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वो प्रोजेक्टाइल की क्या कहलवाती है मेरे बच्चे, रेंज कहलवाती है। मिसाल के तौर पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी बनाई, जिसमें मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका, तो आप ये जो इसका डिस्टेंस देख रहे हैं जो इसने हॉरिजॉन्टल कवर किया है, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है जो ध्यान में रखना है, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। vo स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर हम प्रोजेक्टाइल की रेंज मालूम करना चाहें तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके सामने गिवन है। यहां से सबसे पहला एमसीक्यूज ये आता है कि एट व्हाट एंगल रेंज विल बी मैक्सिमम। सबसे पहला सवाल ये आता है कि एट व्हाट एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है मेरे बच्चे वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। तो चले अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम कैसे बनेगी। मैंने आपको पीछे बताया था कि किसी फार्मूला के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है तो उसको अपने 1 के बराबर कर देना है। तो अब ये जो साइन 2 थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। साइन उस साइड लेके जाएं तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितनी एंगल बताता है, 90 डिग्री।
हमें तो थीटा के साथ काम था, तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसा कि डिवाइड करेगा, यानी कि 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, टेबल जाए तो हाउ मच द आंसर 45 डिग्री। यानी कि अगर एक बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है अपनी बैट के साथ 45 डिग्री की एंगल पर, तो वो बॉल ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा और 6 होने के चांसेस ज्यादा है, या नहीं है भाई? वो इस वजह से क्योंकि रेंज ज्यादा से ज्यादा 45 पर है ना, तो प्रोजेक्टाइल को अगर 45 पर फेंका जाए तो रेंज सबसे ज्यादा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो 45 डिग्री पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम इस फार्मूला के अंदर 45 वैल्यू पुट करें तो हमें क्या कंडीशन मिलेगी, ये देख लें। रेंज इज इक्वल टू VO स्क्वायर अपॉन G साइन ऑफ 2, और थीटा की जगह पर मैं रखूंगा 45 डिग्री। तो रेंज इज इक्वल टू VO स्क्वायर अपॉन G साइन 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा 90। अच्छा, हमने क्या रखा था, हमने रखा था मेरे बच्चे 2 इंटू 45 डिग्री, तो मैं रेंज को कहूंगा मैक्सिमम। अब अगर रेंज को मैक्सिमम हम सॉल्व करना चाहें तो आर मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगी, VO स्क्वायर अपॉन G, और साइन 90 किसके बराबर है 1 के। अब ये 1 को मल्टीप्लीकेशन में ये टर्म खत्म हो जाएगा, यानी कि रेंज जो मैक्सिमम होगी उसको ढूंढने का फार्मूला क्या है, VO स्क्वायर अपॉन G। ये था फार्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम रेंज। तो अब ये जो ऊपर मैंने फार्मूला बताया ना ये वाला, इसके अंदर हम ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, रेंज एट एनी एंगल वो बराबर होता है VO स्क्वायर अपॉन G। तो VO स्क्वायर अपॉन G किसके बराबर है मेरे बच्चे, आर मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम रेंज। और बाकी कौन सी एंगल बची आपके पास, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, हम किसी भी गिवन एंगल को आर मैक्सिमम के कंपैरिजन में रेंज फाइंड कर सकते हैं, या एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर पास पेपर में एमसीक्यूज आया था, वो एमसीक्यूज ये है कि कौन सी एंगल पर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम रेंज का आधा होता है, यानी कि आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी बुनियाद पर देखिए, आर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, और उस साइड क्या हो जाएगा, उस साइड ये आर मैक्सिमम ही रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। आर मैक्स में खत्म, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन इस साइड लेके जाए तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे साइन इनवर्स 1/2। 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, 30 डिग्री होती है। थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 2। 2 की टेबल 30 डिग्री पर कितनी मर्तबा जाएगी, 15 टाइम्स जाएगी, यानी कि 15 डिग्री की एंगल पर जो प्रोजेक्टाइल रेंज कवर करती है वो आर मैक्सिमम का आधा होता है ना। एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेंज, यानी कि मैक्सिमम रेंज का आधा होगा, तो वो कितनी एंगल बनती है मेरे बच्चे, 15 डिग्री। आपने याद करनी है एमसीक्यूज को। तो ये पास पेपर का एक एमसीक्यूज था जो हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये गिवन फार्मूला न्यूमेरिकल की बुनियाद पर ये फार्मूला या ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जल्दी से चले इसको नोट कर लें, उसके बाद हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के मुतालिक एक दो और चीजें भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम रिलेशन डिस्कस करेंगे हाइट, रेंज, टाइम ऑफ लाइट के दरमियान में कैसे ये सारे रिलेशंस होते हैं। तो चले मैं इसको इरेज करूंगा, आप जल्दी से इसको नोट कर लें मेरे बच्चे। जी मेरे बच्चे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के मुतालिक कुछ और चीजें हम बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, if the summation of two angles is 90 degree, if the summation of two angles, summation का मतलब है एडिशन, summation of two angles is 90, अगर दो एंगल्स का समेशन 90 होता है कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें दो एंगल्स का समेशन 90 डिग्री के बराबर हो। और याद रखिएगा, रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकम सेम। उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो हमें रेंज मिलेगी ना, वो क्या मिलेगी, वो एक जैसी मिलेगी। तो याद रखिएगा, जब दो एंगल्स को आपस में ऐड किया जाए और एडिशन में उसका जवाब क्या आना चाहिए मेरे बच्चे, 90 डिग्री, तो याद रखिएगा उन दोनों एंगल्स के ऊपर जो रेंज मिलेगी वो सेम मिलेगी। मिसाल के तौर पर 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, रेंज की वैल्यू चाहिए। तो अब हमने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को ऐड कर देना है, 30 प्लस 60। अगर दोनों को ऐड किया जाए 30 प्लस 60 तो कितना जवाब आएगा, 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं 30 और 60 में रेंज की वैल्यू सेम है,
यानी कि अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ इस चीज को, तो ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, ये x एक्सिस के अलॉन्ग मैंने 30 डिग्री की एंगल पर प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आके गिरा। लेकिन जब मैंने 60 डिग्री पर फेंका, 60 डिग्री पर, तो वो हाइट तो ज्यादा कवर कर गया, लेकिन रेंज उसी पॉइंट पर जाके गिरा। 60 पे हाइट ज्यादा कवर करेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो एंगल 90 के करीब होती है तो हाइट ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि नीचे वाली कितनी एंगल थी मेरे बच्चे, 30 डिग्री, और ऊपर वाली कितनी है, 60 डिग्री, याद रखिएगा। तो अगर 30 और 60 पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए, तो प्रोजेक्टाइल दोनों की जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, सेम बनेगी, लेकिन 60 डिग्री वाली ज्यादा हाइट कवर करेगी, क्योंकि वो 90 के करीब है एज कम्पेयर टू 30 डिग्री। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, मैं एंगल्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर 15 डिग्री और 75 डिग्री है, दोनों को ऐड किया जाए तो क्या जवाब मिलेगा आपको, 90 डिग्री जवाब मिलेगा। तो अगर 15 और 75 पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए, किस पर, 15 और 75 पर, तो ये 15 ने कवर किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना वो 75 वाले को भी कवर करवाया। तो 75 वाले ने हाइट ज्यादा कवर कर ली, लेकिन उसकी रेंज क्या बनेगी मेरे बच्चे, रेंज सेम बनेगी जो 15 डिग्री वाले की है, बिकॉज दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर इन एंगल्स को आपस में ऐड किया जाए तो इनका क्या जवाब बनेगा, 90 डिग्री। तो ये अक्सर करके एमसीक्यूज आता है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कौन सी दो एंगल्स पर सेम आ सकता है, यू हैव टू से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दो एंगल्स को ऐड किया जाए, उनका सम 90 के बराबर हो, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती है। तो काइंडली इस चीज पर आपने ध्यान में रखना है, फोकस ऑन करना है इन चीजों के ऊपर। उसके बाद मेरे बच्चे कुछ यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं हाइट रेंज के मुतालिक। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि हमने प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर भी फेंका, हमने प्रोजेक्टाइल को 42 डिग्री पर भी फेंचा, हमने प्रोजेक्टाइल को 65 डिग्री पर भी भेजा, और हमने प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर भी भेजा। सवाल ये है कि इन चार एंगल में से रेंज सबसे ज्यादा किस में मिलने वाली है, जी जल्दी जल्दी बताते जाएं। इन चार एंगल में से रेंज ज्यादा से ज्यादा किस पर मिलने वाली है मेरे बच्चे, ऑब्वियसली 42 डिग्री। अच्छा 40 डिग्री क्यों, 42 क्यों, क्योंकि 42 45 नहीं है, लेकिन 45 के करीब है ना। जैसे मैंने वो हाइट वाली बात बताई थी आपको, तो जो एंगल 45 के करीब होगी ना, तो वहां पर भी रेंज ज्यादा बन सकती है। तो अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे के भाई, जो आपको रेंज सबसे ज्यादा मिलने वाली है, यानी कि एज कंपेयर टू दीज मैक्सिमम रेंज, वो आपको कौन सी एंगल पर मिलने वाली है, 42 एज कंपेयर टू दीज फोर एंगल्स, इन चार एंगल्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो बहरहाल याद रखिएगा, आर मैक्सिमम जो 45 के करीब होगा, तो वहां पर ये चीज बनती है। अच्छा अच्छा, एक और चीज, अगर थीटा ग्रेटर देन 45 हो तो क्या होगा मेरे बच्चे, और उसके बाद अगर थीटा, ये लगता है मार्कर नहीं लिख रही है, तो 45 से एंगल ज्यादा हो, और अगर एंगल 45 से कम हो तो क्या होगा मेरे बच्चे, याद रखिएगा, अगर एंगल ग्रेटर देन 45 हो तो उसकी जो रेंज है वो कम होती जाएगी। भाई ज्यादा से ज्यादा तो 45 पर थी ना, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है, मैक्सिमम, तो उससे तो ज्यादा नहीं बन सकती। तो हाँ, अगर 45 से ज्यादा एंगल करेंगे तो आपकी जो रेंज होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो हाइट होगी ना मेरे बच्चे, वो हाइट बढ़ती जाएगी। हाइट क्यों बढ़ती जाएगी, हाइट इंक्रीजेस, हाइट क्यों बढ़ती जाएगी, उसका रीजन है क्योंकि एंगल 45 से ज्यादा है, और मैक्सिमम हाइट किस पर होती है, 90 डिग्री पर, तो हम 90 के करीब जाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब 90 के करीब जाते जा रहे हैं, तो हाइट बढ़ती जाएगी यहाँ पर। अच्छा अगर एंगल 45 से लेस हो, तो यहाँ पर जो रेंज होगी मेरे बच्चे वो क्या होगी, रेंज डिक्रीजेस। रेंज क्यों डिक्रीजेस, क्योंकि जो एंगल है वो 45 तो नहीं है, इवन के उससे लेस देन है। मैक्सिमम रेंज तो हमें पता है कि कहां पर 45 पर होती है, उससे कम एंगल है तो रेंज कम होती जाएगी। और इसके साथ मेरे बच्चे जो हाइट है ना, वो हाइट भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाइट क्यों डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एंगल 45 से पीछे की तरफ आ रही है, मतलब 90 से दूर जाती जा रही है, और अगर 90 से दूर जाती जाएगी तो जाहिर सी बात है हाइट की वैल्यू आपको कम ही मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हाइट और रेंज के फैक्टर में आपको याद करनी है मेरे बच्चे। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, 15 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज का आधा होती है। उसके बाद ये हाइट और रेंज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि अगर 30 और 60 की ट्रेजेक्टरी को देखा जाए तो 60 वाली हाइट ज्यादा कवर करेगी, लेकिन रेंज वही कवर करेगी जो 30 वाली कवर करेगी। 15 और 75 में से 75 ज्यादा हाइट कवर करेगी, लेकिन रेंज वही दोनों सेम करेंगी, क्योंकि ये दोनों का सम 90 के बराबर है एंड बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों आपस में क्या है मेरे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर की कंप्लीट। आज का क्लास होता है यहाँ पर मुकम्मल। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होती है ऑन द सेम टाइमिंग, और कल हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो चलें
तब तक आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। और अगर आपने पीछे लेक्चर नहीं देखा मेरे बच्चे तो देखें, हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। आज हमने उनके कुछ फंक्शंस या कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लिया है। तो चलें, आपसे फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और अल्लाह हाफिज।